डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर का मीनिंग क्या है? एक लाइन से है। ठीक है, लाइन से कहने का मतलब रेखा से है। ओके, तो लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? लाइन का जनरल इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है AX प्लस BY इक्वल टू C। ओके, कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर x और y की पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लाइन है, अगर पावर 1 नहीं है तो फिर ये लाइन नहीं है, फिर ये कोई और कर्व होगा। तो हमारा डिस्कशन किसके ऊपर है? लीनियर। ठीक है, यानी कि जो चीज़ लाइन से बनी हुई है। ओके, तो अब देखो इस टॉपिक के अंदर हम लोग मेन किस टाइप की रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप की इक्वेशंस होंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो कौन सी होंगी? लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस कहने का मतलब रैखिक समघात समीकरण। रैखिक समघात समीकरण। और सेकेंड टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो किस टाइप की होंगी? लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, कहने का मतलब रैखिक असमघात समीकरण। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस और लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो क्या होगा? लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, दो टाइप की इक्वेशंस होंगी, लीनियर होमोजीनियस और लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। रैखिक समघात समीकरण और रैखिक असमघात समीकरण। ओके, तो सबसे पहले आइए आप फर्स्ट टाइप की इक्वेशंस। ठीक है, रैखिक समघात समीकरण लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस ये किस टाइप की होंगी? इस टाइप की इक्वेशंस A11x1 A12x2 A13x3 ऐसा करते करते लास्ट A1n xn इक्वल टू 0। ओके, और सेकेंड इक्वेशन A21x1 A22x2 A23x3 अप टू A2n xn इक्वल टू 0। तो ऐसा करते करते मान लो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है AM1 x1 AM2 x2 AM3 x3। ओके, और ऐसा करते करते लास्ट हमारे पास इसकी टर्म बनेगी AMN xn इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? देखो आप, पावर 1 है x1 x2 x3 xn की। ठीक है, वेरिएबल 2 से ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर देखो xy तो हम लिख नहीं सकते, हम कैसे लिखेंगे? x1 x2 x3 अप टू xn, इस टाइप से इक्वेशंस लिखी जाएंगी। ओके, और अब आप समझिए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर कांस्टेंट की टर्म क्या हो? 0 हो, जिसके अंदर कांस्टेंट क्या हो? 0 के बराबर हो। वो समीकरणें क्या कहलाती हैं? रैखिक होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती हैं। तो आप देखिए, आप अगर हम इन इक्वेशंस को कंसीडर करें, इस इक्वेशन सिस्टम को हम कंसीडर करें, इस समीकरण निकाय को हम चूज करें, तो इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0 है।
तो इसलिए किस टाइप की इक्वेशन कहलाती हैं? लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, एन इक्वेशन सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन सिस्टम जिसके अंदर कांस्टेंट कितना हो, जीरो के बराबर, इन विच कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। तब इस प्रकार का जो समीकरण निकाय होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक समघात समीकरण कहलाता है। कब? जब इसके अंदर कांस्टेंट अचर ना हो, अचर की वैल्यू किसके बराबर हो? जीरो के बराबर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखिए आप, A11 A12 अप टू A1n, फिर क्या होगा A21 A22 अप टू A2n, फिर डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा AM1 AM2 AMn। ठीक है, मैट्रिक्स और इनटू में क्या होगा, वेरिएबल्स आएंगे यहाँ पर, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स होगा, स्तंभ मैट्रिक्स होगा, x1 x2 अप टू xn, और राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एक जीरो कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक है, इस टाइप से हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन सिस्टम का रिलेशन जो है वो किसके साथ है? मैट्रिक्स के साथ है। ठीक है, हम इनका क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, दैट इज a इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। शॉर्ट में ये a होगा, ये कैपिटल X होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो लिख सकते हो आप वेयर a, यहाँ पर a क्या है, दैट इज A11 A12 अप टू A1n, फिर A21 A22 अप टू A2n, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या आएगा AM1 AM2 और AMn। ओके, इस तरीके से हम A लिखेंगे, और यहाँ पर X क्या होगा, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, चरों का स्तंभ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, x1 x2 अप टू xn, और जीरो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एक हमारे पास जीरो कॉलम मैट्रिक्स होगा राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर 3 जीरो होंगे तो इसमें 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो होंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, n जीरो होंगे तो n जीरो आ जाएंगे इसके अंदर। ओके, और समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसी समीकरणें जिनमें कांस्टेंट ना हो, जीरो हो, जैसे y ax प्लस बी वाई सी ना हो, ठीक है, इस टाइप का जो इक्वेशन सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, रैखिक समघात समीकरण कहलाएगा। और इनको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और किस तरीके से लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में। पहला मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, चरों का स्तंभ मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, ठीक है, एक स्तंभ मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ जीरो होंगे। एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर क्या होंगे, जीरो होंगे। और इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद एक्स लिखा जाएगा और जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद इनके सोल्यूशन किस टाइप के होंगे, ठीक है, इन इक्वेशंस के हल कैसे होंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हाँ भाई, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। ठीक है, देखिए आप, तीन केस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A11 A12 A1n AM1 AM2 अप टू AMn। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर m रो है, दैट इज m क्रॉस n टाइप, m क्रॉस n। तो हमारे पास A किस टाइप का है, m क्रॉस n, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम जस्ट बेसिक बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2/2 हो, 3/3 हो, 3/2 हो।
ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर उस टाइम एम और एन से ही समझा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसा हो जिसके अंदर एम रो और एन कॉलम। ठीक है, कहने का मतलब एम नंबर ऑफ इक्वेशन और एन नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, रो की संख्या किसके बराबर होगी यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर, और कॉलम की संख्या किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने चर हैं समीकरणों के अंदर, ये एन को रिप्रेजेंट करेगा, और एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करना केस फर्स्ट कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो m इक्वल टू एन, फॉर एग्जाम्पल A2/2, ठीक है, A3/3, इस टाइप का मैट्रिक्स हो फर्स्ट केस के अंदर, तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं इसके अंदर, इस मैट्रिक्स का हम इसको डिटर्मिनेंट, इसका मान कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर ना हो, जीरो नहीं आना चाहिए, ध्यान देना आप। अगर ऐसा हो m और n इक्वल हो तो फिर इस इक्वेशन सिस्टम का केवल एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ओनली यूनिक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या होगा, x1 0, x2 0 अप टू xn 0, ये सभी जीरो के बराबर होंगे। और इस टाइप का सोल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, निरर्थक। ठीक है, यहाँ इसको शून्य सोल्यूशन कहते हैं, मीनिंगलेस सोल्यूशन कहने का मतलब, निरर्थक का मतलब क्या होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, कब, जब हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और हम उस मैट्रिक्स को की वैल्यू कैलकुलेट करें, उसका मान ज्ञात करें, और वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ए का जो रैंक है वो कितना है, एन है। ये ध्यान देना आप, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही बराबर है। ओके, तो इस केस के अंदर केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, और वो भी कैसा सोल्यूशन होगा, मीनिंगलेस, ट्रिवियल सोल्यूशन, निरर्थक हल, शून्य सोल्यूशन, उसको हम शून्य हल उसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर आइए आप केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास इक्वेशन की संख्या ज़्यादा हो और वेरिएबल्स क्या हो, कम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप का आ जाए, 3 × 2, A इक्वल टू 4 × 3, ठीक है, फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 4 × 2, इस टाइप के मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जब हम बनाएं इक्वेशन से। ठीक है, तो फिर अपने को क्या करना होगा, A का रैंक कैलकुलेट करेंगे हम, रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे हम, और रैंक ऑफ ए कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, अगर वो नंबर n के बराबर या n से छोटा है, ध्यान देना आप, अगर वो नंबर n के इक्वल या n से छोटा हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या चल रही है, 2 चल रही है, m क्रॉस n, तो इस मैट्रिक्स का रैंक, a का रैंक या तो 2 आ जाए या फिर 2 से कम हो। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, हमें केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, कौन सा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 अप टू xn इक्वल टू 0, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। एक बार फिर अपने को क्या मिलेगा, शून्य हल या निरर्थक हल, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कब, जब किसी मैट्रिक्स में रो ज़्यादा हो, कॉलम क्या हो, कम हो, और उसका रैंक कितना हो, उसका रैंक कॉलम की संख्या के बराबर है या उससे कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स है 4 × 3, अगर इसका रैंक 3 या 3 से कम आता है तो इसके अंदर भी अपने को क्या होगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, x1 0, x2 0 अप टू xn 0। ओके, और फिर आइए आप तीसरा केस। तीसरे केस के अंदर क्या है, देखिए आप कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हों और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो, कम। ठीक है, इक्वेशन का मतलब रो को डिनोट कर रही हैं, और वेरिएबल का मतलब कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। कहने का मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए के अंदर पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ओके, इक्वेशन की संख्या
वेरिएबल की संख्या से कम हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मर्जी देख लेना आप। और इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ए का रैंक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे हम। और अगर रैंक आर के इक्वल आता है और आर कैसा हो, एम या एम से छोटा, एम या एम से छोटा, तो इस केस के अंदर अपने को इक्वेशन सिस्टम के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, जो भी हमारे पास आंसर आएंगे यहाँ पर x1 x2 अप टू xn, ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब बताओ रियल नंबर के अंदर कितने संख्याएं होती हैं, अनंत, इनफाइनाइट। तो फिर इस इक्वेशन सिस्टम के अंदर अपने को क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये 3 केस हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से आपने पढ़ना है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, m और n बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 0, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जब नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, फिर भी अपने को एक ही सोल्यूशन मिलेगा, बट इसका रैंक कितना होना चाहिए, n के बराबर या n से छोटा होना चाहिए। और फिर थर्ड केस, अगर m छोटा हो n बड़ा हो, a का रैंक ऑफ a कितना हो, r लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, तब इस इक्वेशन सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल मिलेंगे अपने को। ओके, तो अब आइए आप, अब ध्यान देना आप, जैसे देखो n छोटा है तो रैंक किसके बराबर है, n या n से छोटा। इस केस के अंदर m छोटा है तो रैंक कैसा है, m या m से छोटा। ठीक है, तो अभी मैं 2 मिनट रैंक के बारे में आपको बताता हूँ, रैंक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि देखिए आप, जब हमने केस पढ़ा सोल्यूशन का, तो उसके अंदर एक शब्द आया, यहाँ पर एक वर्ड आया, रैंक ऑफ ए। ठीक है, अर्थात ए की जाति। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, रैंक ऑफ ए, इसका नोटेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, रो ए से इसको डिनोट करते हैं, क्या कहलाता है, रैंक ऑफ ए की जाति कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं आएगा हाफ, अंडर रूट। ठीक है, एक नेचुरल नंबर मिलेगा अपने को। ओके, अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर देखिए आप, केस फर्स्ट, पहला केस हो सकता है अपने पास मैट्रिक्स m क्रॉस n टाइप का हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि हमारे पास मैट्रिक्स किस टाइप का हो, m क्रॉस n। तो अगर हम इसका रैंक कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, लेस देन एंड इक्वल टू मिनिमम, यहाँ पे ऐसा लिख दो, ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, लेस देन एंड इक्वल टू मिनिमम, इन दोनों में से जो कम होगा वो नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा होगा 3 × 2, तो फिर इसका रैंक कितना होगा। अब देखो, आपने मिनिमम को चूज करना है, यहाँ पर 3 और 2 में से मिनिमम कौन सा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मिनिमम ऑफ 3, 2, इन दोनों में से कम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसा आ गया a इक्वल टू 2 × 3, या मैं ऐसा कह दूँ 3 × 4, इस टाइप का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो रैंक होगा वो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम
3,4, इन दोनों में से जो कम है, तो अब देखो कम कौन सा है, 3 है, तो रैंक ऑफ ए कैसा हो सकता है यहाँ पर, 3 या 3 से कम। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी हो, अलग अलग हो, इक्वल ना हो, और उसका हम रैंक कैलकुलेट करें, तो रैंक कैसा होगा, दोनों में से जो मिनिमम है उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू 2 है, तो इसका रैंक कितना हो सकता है, 2 या 2 से कम। अगर अपने पास 3 इंटू 4 है, तो इसका रैंक कितना हो सकता है, 3 या 3 से कम। बड़े बड़े नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इसके बाद आइए आप अगले स्टेप के अंदर, केस सेकंड। ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप का है, n क्रॉस n, कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m और n क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल्स। तो फिर इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, देखो आप, इसकी जाति क्या होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, देखो आप, अब अपने को मिनिमम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। देखो आप, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। इस मैट्रिक्स का रैंक n भी हो सकता है और इस मैट्रिक्स का रैंक n से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद फिर आइए आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a क्या है, 3/3। ठीक है, और इसका रैंक कैलकुलेट करना है, तो इसका रैंक कितना आएगा, 3 या 3 से कम। 3 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद ध्यान दो आप, रैंक हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। रैंक हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, 3/3 के होंगे। ठीक है, बुक्स के अंदर भी ज़्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के हैं, 3/3 के हैं। तो इसलिए ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 का है, तो हम बड़े आसानी से उसका रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। तो अब देखिए आप किस तरीके से हम मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करेंगे। ओके, हाँ, तो देखिए आप कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स A 3/3 का है, तो इसका रैंक कितना हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल टू 3। कहने का मतलब 3 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है, 3, 2, 1। 0 भी नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा, ध्यान देना आप। ठीक है, इसका रैंक कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 या 3 से छोटा। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट मेथड देखिए आप, फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम इस मैट्रिक्स को ओपन करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ ए कितना होगा, 3 होगा। बहुत ही सिंपल, आप इसको ओपन करिए और ये 0 नहीं है, तो इसका रैंक कितना है, 3। और अगर ये 0 आ गया, अगर ये कितना आ गया, 0, फिर इसका रैंक कितना होगा, फिर इसका रैंक होगा 3 से कम। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फटाफट इसके 2/2 के मैट्रिक्स बनाएंगे। हम AIJ, और किस टाइप के होंगे, 2/2। बनाने की भी जरूरत नहीं, हम मैट्रिक्स में ही देख लेंगे हम। ठीक है, जैसे A 3/3 है, तो इसके 9 2/2 के मैट्रिक्स तैयार होते हैं। कितने, 9। अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी मैट्रिक्स में चेक कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, 3/3 इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास, इसका रैंक 3 से कम है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में से 2/2 के
मैट्रिक्स देखेंगे हम, ठीक है। अगर 2/2 नॉन जीरो है, देखो 9 बनेंगे, मैंने क्या 9 2/2 के मैट्रिक्स होंगे, उनमें से अगर एक भी जीरो नहीं है, मान लो 8 की वैल्यू जीरो आ गई और एक मैट्रिक्स 2/2 का जीरो नहीं है 9 में से, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा रैंक कितना है? 2 है, ठीक है। 2/2 का एक मैट्रिक्स भी अगर जीरो के बराबर नहीं आता, टोटल 9 मैट्रिक्स बनते हैं 2/2 के, अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। 9 में से अगर एक भी जीरो नहीं आया, 8 चाहे जीरो हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। अगर सारे के सारे जीरो हों, फॉर ऑल EIJ 2/2 इक्वल टू 0, फिर हम कह सकते हैं इसका रैंक कितना है? 1 है। बस ये प्रोसीजर है। A 3/3 नॉट इक्वल टू 0, रैंक 3 होगा। अगर A 3/3 इसका मैग्नीट्यूड, इसका मान 0 के बराबर आ गया, फिर रैंक कितना होगा? 3 से कम होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? 2/2 देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद कहने का मतलब क्या होगा? A 2/2 9 बनेंगे, 9 मैट्रिक्स बनेंगे, अगर उनमें से एक मैट्रिक्स जीरो नहीं है तो इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। अगर सारे के सारे 2/2 जीरो हैं तो फिर इसका रैंक कितना होगा? 1 होगा। ये ध्यान देना आप, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड के अंदर क्या होगा? हम दिए गए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। किस में? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको UTM से लिख देते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। किसको? A को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? इस टाइप का मैट्रिक्स, जैसे ये है हमारे पास A B C D E और F, यहां पर जीरो आएंगे 3, ये क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके नीचे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसे ही हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अपर के अंदर ऊपर वैल्यूज होंगी, नीचे जीरो होगा, और लोअर के अंदर क्या होगा? नीचे वैल्यू होंगी, ऊपर जीरो होंगे, ठीक है। बट एक ही रूल रखिए आप याद, ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। UTM के अंदर हम A को चेंज करेंगे किस चीज़ का यूज़ करते हुए? रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। रो ऑपरेशंस लगाएंगे हम, यहाँ पर ये 3 जीरो बना लेंगे हम, ठीक है। तो अब इसके बाद ध्यान देना आप, अगर मैट्रिक्स इस टाइप का है, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप का आ गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो रैंक है कितना होगा? 3 होगा। तो ये मान लो A का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना हमारे पास, किस टाइप का आ गया? इस टाइप का आ गया। देखो आप, यहाँ 3 जीरो है हमारे पास, गलती से एक जीरो लगी यहाँ पर, यहाँ 3 जीरो है हमारे पास, और उसके बाद देखो आप 6 जीरो नहीं है यहाँ पर। कहने का मतलब क्या है? इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर शून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है? 0 है। अशून्य पंक्तियां कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन UTM इज कॉल्ड रैंक ऑफ A, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप, और मैं हिंदी में बोल रहा हूं। किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अशून्य पंक्तियों की संख्या ही उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाती है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अशून्य पंक्तियों की संख्या उस मैट्रिक्स का रैंक को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसका रैंक कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी क्या है? नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पंक्ति जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। हम UTM बनाएं, हमारे पास क्या आ जाए? ऐसा आ जाए, तो इसका रैंक कितना होगा? 3 होगा। और हम UTM बनाएं, हमारे पास ऐसा आ जाए 1 2 3 0 4 5 0 0 0, ठीक है। तो अब देखो आप, ये भी एक UTM है, पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 3 जीरो होने चाहिए यहाँ पर। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए का। तो इसके अंदर क्या होगा? इसका रैंक 2 लिखा जाएगा। क्यों इसका रैंक 2 क्यों होगा? 2 क्यों होगा? बिकॉज इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितनी है? 2 है। देखो आप, ये भी नॉन जीरो रो है, सारे एलिमेंट इसके जीरो नहीं है, सारे एलिमेंट इसके भी जीरो नहीं है, और इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा? 2 होगा। ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या ही मैट्रिक्स का रैंक कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आइए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे क्या है? 3 जीरो है यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर। तो अब इसका रैंक कितना होगा? 1 होगा। क्यों? इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 1। 2 रो कंप्लीट जीरो होगी इसके अंदर। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करेंगे? पंक्तियों का ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस लगाएंगे हम, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो बनाएंगे। ठीक है, ये 3 जीरो बनेंगे, मेन 4 भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन मेन अपने को प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो देखनी है। यहाँ पर ये 3 जीरो होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेचर, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, अशून्य पंक्तियाँ, अर्थात उस पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो वो पंक्ति क्या कहलाती है? अशून्य पंक्ति। और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है रैंक की, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन यूटीएम इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, रैंक ऑफ ए, यानी कि रो ए क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन UTM इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इस टाइप का अगर बनेगा तो इसका रैंक 2 आएगा, और अगर इस टाइप का UTM बनेगा हमारे पास तो इसका रैंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें कोई कहानी सुनाता है, हमें समझ नहीं आती, बहुत टाइम के बाद समझ आती है, फिर हमारी हंसी आती है जब कोई चुटकुला सुनते हैं हम लोग, हमें समझ नहीं आता पहली बार। ठीक है, तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए, लेकिन आप इसको 1 बार 2 बार सुनिएगा। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ओके, और जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए आप, ताकि वो भी इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। ओके, और हमारे YouTube चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और करवाइए भी। ओके, थैंक यू।